हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स इन अ सर्किट। आप लोगों ने लैब में अक्सर यूज किया होगा गैल्वेनोमीटर। एक बिल्कुल सिंपल सा डिवाइस है, एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसके सामने एक मीटर लगा हुआ है, दो टर्मिनल्स हैं, दोनों टर्मिनल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए जिस पाथ पे, सर्किट के जिस पाथ पे आप करंट की वैल्यू मेजर करना चाहते हैं, सीरीज में। रिमेंबर, सीरीज में, बिकॉज हमें करंट मेजर करना है। अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट अलग होगा और मेन पाथ पे करंट अलग होगा। तो जिस पाथ का करंट आपको मेजर करना, उस पाथ के रास्ते में वायर काटी और सीरीज में आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल मीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन शो करेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, मीटर कैलिब्रेटेड होगा, इतने मिली एम्पेयर करंट है या जितने भी एम्पेयर करंट है। तो बिल्कुल सिंपल सा डिवाइस है जिसको आप बहुत कंफर्टेबली यूज कर लेते हैं। बट ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इजंट इट इंटरेस्टिंग कि अगर आपको पता चल जाए अरे भाई इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कितने आराम से वो हमें करंट की रीडिंग देता है। आपके घरों में स्टेबलाइजर्स हैं, स्टेबलाइजर्स के ऊपर एक वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज इनपुट की रीडिंग देता है एज वेल एज आउटपुट की रीडिंग भी हमें देता है। तो वो वोल्ट मीटर किस तरह से काम कर रहा है, वो कैसे बता पा रहा है कितने वोल्ट का इनपुट और कितने वोल्ट का आउटपुट सप्लाई यहां से जा रहा है, वो सब चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है और कैसे काम करता है। सेकेंडली उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सारी डिटेल्स कवर करूंगा गैल्वेनोमीटर की आज के लेक्चर में, ठीक है। सो स्टे फोकस्ड, प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इस पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस टॉपिक से मिल सकता है। वैसे भी इस साल साइक्लोट्रॉन डिलीट कर दिया गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो स्टे फोकस्ड, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बेटा व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स इन अ सर्किट। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही टॉपिक है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ये आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। वर्किंग प्रिंसिपल एग्जैक्टली वो नहीं है। यहां फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अ करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी टॉर्क एक्ट करता था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में भी टॉर्क एक्ट करेगा। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, और टॉर्क की एक्सप्रेशन आपको यहां पे दी गई है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू NIAB। इतना टॉर्क इस पे एक्ट करेगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के मैंने यहां छोड़ दिया। कल आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे NIAB cos थीटा या NIAB sin अल्फा, याद हो गया या फॉर्मूले आपको? तो यहां ना तो cos थीटा आ रहा है ना तो sin अल्फा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां फील्ड हमने कौन सा लिया? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो sin अल्फा और cos थीटा वाला फैक्टर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। हर एक ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन कुछ भी हो, कॉइल कितना भी रोटेट कर जाए, ओरिएंटेशन पे टॉर्क डिपेंड नहीं करेगा। टॉर्क सिंपली किस पे डिपेंड करेगा? कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। एंड इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए इज एरिया, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों चीजें फिक्स्ड होंगी, सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल होगी, आई। दिस इंप्लाइज दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां पे जो टॉर्क एक्ट करेगा कॉइल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग है। एन, ए और बी पहले से फिक्स हो चुके होंगे जब आप गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे काम करता है। प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, अभी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस आपको क्लियर करूंगा मैं डिटेल में अच्छे से। तो इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो ये आपने अच्छे से अपने नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, फिर मेरे से क्रॉस चेक करवा लीजिएगा, मुझे सेंड कीजिएगा, मैं चेक करके बताऊंगा सफिशिएंट है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड? इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय सस्पेंडिंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल, बाय सस्पेंडिंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। कैसा सॉफ्ट आयरन कोर? सिलिंड्रिकल कोर।
एक सिलिंड्रिकल कोर लेंगे, इस कोर के ऊपर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो वाइंड करेंगे और इसको सस्पेंड करेंगे इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय कनकेव पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय यूजिंग कनकेव पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। तो देखिए यहां डायग्राम में दिख रहे हैं कनकेव पोल्स, हो सकता है आपको सेमी सिलिंड्रिकल दिख रही हो क्रॉस सेक्शन, बट प्रैक्टिकली कॉइल इतनी लंबी नहीं होती, कॉइल बिल्कुल इतने से साइज की होती है। तो वो बेसिकली पूरे कनकेव पोल्स हमने बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी आपसे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। सो कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। It consists of a rectangular coil wound over a cylindrical soft iron core suspended in a radial magnetic field. Upper end of the coil is connected to a needle which is capable of rotating over, जैसे से coil rotate करेगी, needle rotate करेगी इस needle के ऊपर। ये coil से connected है needle, अगर coil rotate करेगी तो ये needle इससे connected है, जैसे जैसे coil का coil rotate करेगी तो ये नीडल भी, जैसे मान लीजिए टॉप व्यू आप देख रहे हैं तो ये कॉइल है, जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो ये नीडल भी इसके साथ रोटेट करेगी। और ऊपर एक मीटर है जिसको हमने कैलिब्रेट किया है, करंट की वैल्यूज इस पे मार्क्ड हैं, आप डिटरमिन कर पाएंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है। लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ हेयर स्प्रिंग एंड देन अटैच टू रिजिड पॉइंट ऑन द बॉक्स या एनक्लोजर जो भी है। जिस एनक्लोजर के अंदर ये सारा सेटअप है, इसके लोअर एंड पे एक हमने हेयर स्प्रिंग बेटा स्पाइरल स्प्रिंग होता है। दो तरह के स्प्रिंग होते हैं, एक होता है हेलिकल स्प्रिंग जिसको आप स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। एक स्पाइरल स्प्रिंग होता है, स्पाइरल स्प्रिंग इस शेप का होगा, ये पुरानी वॉचेस में आता था। इसको ट्विस्ट करोगे तो ये अपने आप को अनफोल्ड करने की कोशिश करेगा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करता है। ये क्या अप्लाई करता है? जो हेलिकल स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स देता है, लेकिन ये रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको जब भी आप स्ट्रेच या कंप्रेस करोगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। इसको जब भी आप ट्विस्ट करोगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अभी इसका फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं क्या है। होल ऑफ द सेटअप इज केप्ट इन एन एनक्लोजर, करंट इज सप्लाइड अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, ये टर्मिनल और वो टर्मिनल। हो सकता है इसका कनेक्शन निकाल के हमने ऊपर रखा हो, बट बेसिकली करंट हमें यहां देना है, ठीक है। समझ आ गई? टर्मिनल आप ऊपर भी निकाल सकते हैं कनेक्ट करके, बट आपको समझना है कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको करंट की सप्लाई देनी है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, उतनी ज्यादा ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगी और वो रीडिंग आप ले पाएंगे मीटर को देख के, राइट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैं बार बार रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का नाम ले रहा हूं, तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट डज इट मीन। Radial magnetic field is supplied with the help of concave poles of a horseshoe magnet. ये poles की shape concave है। देखिए आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा, they emerge normally out of a positive charge and enter normally into a negative charge. Similarly, magnetic field lines emerge normally out of a north pole and enter normally into a south pole. तो north pole से normally outwards ये lines emerge होंगी और साउथ पोल के अंदर नॉर्मली इनवर्ड्स ये लाइंस एंटर करेंगी इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से। तो रेडियल का लिटरेरी मीनिंग है अलोंग द रेडियस, बिकॉज यहां पे क्रॉस सेक्शन कैसी है, स्फेरिकल। तो अलोंग द रेडियस अगर ये लाइंस एमर्ज हों या एंटर करें तो हम इन फील्ड लाइंस को बोलेंगे रेडियल फील्ड लाइंस और ऐसे फील्ड को बोलेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेडियल वर्ड वहां से आया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन एवरी ओरिएंटेशन, कॉइल कितना भी रोटेट कर ले, कॉइल इस ओरिएंटेशन में हो, इस ओरिएंटेशन में हो, इस ओरिएंटेशन में हो, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, देयर आर सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। हमेशा कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल जो पास कर रही होंगी। देयर आर ऑलवेज सम फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल पास कर रही हैं, दैट मींस थीटा रिमेन 0 डिग्री। कॉइल रोटेट करेगी तो भी थीटा नहीं बदलेगा, कोई ना कोई फील्ड लाइन होगी जो पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल पास कर रहे होंगे, प्लेन ऑफ कॉइल के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहे होंगे। यहां अल्फा रिमेन 90 डिग्री। कल मैंने आपको बताया था थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। जब प्लेन ऑफ कॉइल के साथ एंगल 0 बना रहेगा तो नॉर्मल के साथ एंगल हमेशा कितना बना रहेगा, 90 डिग्री। किस बेसिस पे ऐसा कह रहा हूं मैं,
देखिए अभी समझते हैं। पहली चीज, अगर थीटा 0 बना रहा, कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था NIAB cos थीटा या NIAB sin अल्फा। तो cos थीटा कितना होता है बेटा 0, हाईएस्ट वैल्यू है, और sin अल्फा sin 90 कितना होता है, वो भी 1। cos 0 भी 1 और sin 90 भी 1। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, cos थीटा या sin अल्फा कुछ भी यूज करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। सो टॉर्क एक्टिंग रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। अगर कोई आपसे पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? सो दैट in every orientation there are some field lines that pass parallel to the plane of coil and theta remains 0 degree, alpha remains 90 degree। या आप डायरेक्टली इतना भी कह सकते हैं, so that torque acting on the coil remains independent of the orientation of coil। torque acting on the coil remains independent of the orientation। coil किसी भी orientation में हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन होगा। टॉर्क सिंपली किस पे डिपेंड करेगा? करंट फ्लोइंग पे। टॉर्क का फॉर्मूला आएगा NIAB, जो मैंने यहां पे भी लिखा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। कॉइल की ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि थीटा लगातार 0 बना रहेगा, अल्फा लगातार 90 बना रहेगा, कॉइल कितना भी रोटेट कर ले। कैसे? अब इस पे आते हैं। नॉर्मली अगर ये बेटा सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसी दिखेगी नॉर्थ और साउथ पोल्स की, और ये सिलिंड्रिकल कोर है, तो ये ऊपर वाली क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल कोर की कैसी दिखेगी? सर्कुलर। मान लो यहां पे ये कॉइल बीच में ना होती, सिंपली ये पोल्स रखे होते, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये यहां से चलते हुए इधर चलती, ये लाइन नॉर्थ पोल से इमर्ज के यहां साउथ में एंटर करती, ये लाइन ऐसे ट्रेवल करते हुए जाती, ये लाइन ऐसे ट्रेवल करती, और ये लाइन ऐसे ट्रेवल करती। अगर बीच में कॉइल और सॉफ्ट आयरन का कोर ना होता तो। अब कॉइल के आने से क्या होगा? कॉइल के सेंटर में सॉफ्ट आयरन का कोर है, तो बेटा याद रखिएगा सॉफ्ट आयरन, जब मैं यहां नाम लिख रहा हूं, ये अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस मैटर एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डाया, पैरा एंड फेरो। तो ये कौन सा दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक आसान रास्ता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। मान लीजिए किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन का मटेरियल रखता हूं, एक क्रिस्टल रखता हूं, तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मॉडिफाई हो जाएंगी। किस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगी? ये जो फील्ड लाइंस बाहर से जा रही हैं, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस अंदर कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगी। ये बाहर से जाने के बजाय अंदर से पास करना प्रेफर करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आसान रास्ता है एक फेरोमैग्नेटिक कोर। जैसे आप रोड पे स्कूटी चला रहे हो, एक साइड पे रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है, खराब है, तो आप फटाफट स्विच ओवर कर जाते हैं जहां रास्ता पक्का, आपकी टेंडेंसी क्या पक्के रास्ते की हो। तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए एक बहुत पक्का रास्ता, फुली मेटल्ड हाईवे है। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। तो बाहर से जाने की बजाय वो इस फेरोमैग्नेटिक कोर के अंदर से पास करना प्रेफर करती हैं। क्यों और कैसे, ये मैं अगले चैप्टर में डिटेल में बेटा इसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर करूंगा। आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे, आप इसको समझ पाएंगे कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेटिक कोर के अंदर से पास करना प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेटिक कोर से पास करना प्रेफर करेंगी। यहां मैंने थोड़ी ज्यादा क्रॉस सेक्शन दिखा दी, थोड़ी कम होगी। चलिए एनीवे, सपोज हमारी कॉइल यहां पर इस ओरिएंटेशन पे है ऐसे, तो देखिए कोई ना कोई फील्ड लाइन है जो इसके प्लेन के पैरेलल पास कर रही है, इजंट इट? सपोज कॉइल रोटेट करके इस ओरिएंटेशन पे आ जाती है, तो अब ये जो फील्ड लाइन है, अगर बीच में कोर ना होता तो ये ऐसे जा रही थी, लेकिन अब कोर बीच में, तो जैसे इसके अंदर एंटर करेगी, ये इसके अंदर से पास करती हुई, क्योंकि बाहर क्या होगी? एयर, तो इसके अंदर से पास करते हुए सीधे ट्रेवल करेगी। अगर ये कॉइल कहीं इस ओरिएंटेशन में आ जाती है तो भी कोई ना कोई फील्ड लाइन है, ये वाली जो फील्ड लाइन है ये स्ट्रेट पास करते हुए इसमें से पास करेगी, इस तरह से। ठीक है, सो अब क्या होगा? इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से प्रेफर करेंगी फील्ड लाइंस पास करना। तो ये कॉइल कितना भी रोटेट कर जाए, इस ओरिएंटेशन में हो, इस ओरिएंटेशन में हो, इस ओरिएंटेशन में, कोई ना कोई फील्ड लाइन होगी जो पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल पास करेगी, जिससे कि थीटा लगातार 0 बना रहेगा। थीटा अगर 0 बना रहेगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 बनी रहेगी, हाईएस्ट वैल्यू, तो टॉर्क भी हाईएस्ट रहेगा। कितना टॉर्क एक्ट करेगा कॉइल पे? NIAB। ये थीटा अल्फा पे, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इनकी वैल्यू थीटा अल्फा की फिक्स रहने वाली है।
और cos थीटा या sin अल्फा की वैल्यू हाईएस्ट रहने वाली है, दैट इज 1। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन भी होगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस भी होगी। अब हम वर्किंग पे आते हैं। तो वर्किंग में सबसे पहली चीज, whenever a current is made to flow through the coil placed in a radial magnetic field, it experiences a torque which is given by this expression। ये चीज तो हमने लिख दी। ये टॉर्क किसने अप्लाई किया, किसकी वजह से आया ये टॉर्क? करंट फ्लोइंग की वजह से। करंट कैरिंग कॉइल को फील्ड में रखें तो टॉर्क एक्ट करता है। तो ये टॉर्क किसकी वजह से है? करंट की वजह से। अब देखिए बेटा, टॉर्क क्या काम करता है? टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो इसमें एक्सेलरेशन आएगी, ये बॉडी मोशन एक्वायर करेगी, राइट? ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो जल्दी जल्दी मोशन एक्वायर करेगी, मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी। कम फोर्स लगाऊंगा तो कम एक्सेलरेशन आएगी, धीरे धीरे मोशन एक्वायर करेगी, बट ट्रेवल तो ये करती जाएगी जब तक इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, चाहे स्मॉलर चाहे लार्जर। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक एक बॉडी को ट्रेवल करना है, आपने थोड़ी फोर्स लगाई तो कम एक्सेलरेट हुई, धीरे धीरे ट्रेवल करती हुई यहां पहुंची, टाइम ज्यादा लगा। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाई तो ज्यादा एक्सेलरेशन, बड़ी जल्दी वेलोसिटी एक्वायर करेगी और जल्दी ये डिस्टेंस कवर करेगी, बट जाएगी तो सही ना, यहां से लेके यहां तक तो जा ही रही है। सिमिलरली अब नो टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अगर कोई बॉडी स्टैटिक, आप उस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी रोटेट करना शुरू करेगी। फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन आती है, टॉर्क अप्लाई करने पे एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है? टॉर्क। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है? टॉर्क। और एक्सेलरेशन का रोटेशनल एनालॉग क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है और टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। अब ज्यादा टॉर्क अप्लाई करें या कम टॉर्क अप्लाई करें, कॉइल तो रोटेट कर ही जाएगी, कहां तक? जहां तक इसको रोटेट करने की परमिशन होगी। तो ज्यादा टॉर्क होगा तब भी रोटेट करेगी, ज्यादा टॉर्क होगा तो तेजी से रोटेट कर जाएगी, बड़ी जल्दी ये डिस्टेंस कवर करेगी या बड़ी जल्दी ये डिफ्लेक्शन शो कर जाएगी। कम टॉर्क होगा तो धीरे धीरे रोटेट करती जाएगी, बट घूमेगी तो पूरा, घूमेगी तो पूरा। कहां तक? जहां तक इसको परमिशन है, पूरा स्केल क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा करंट फ्लो करे तो कॉइल थोड़ी रोटेट करे, थोड़ा करंट फ्लो करे तो कॉइल इतनी सी डिफ्लेक्शन शो करे, और ज्यादा करंट डबल कर दें तो ये डिफ्लेक्शन डबल हो जाए, करंट ट्रिपल करें तो डिफ्लेक्शन ट्रिपल हो जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट टॉर्क नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। अभी तक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हुआ है, हम चाहते हैं डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो। डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो। तो मान लीजिए यहां पे मैं सपोज हमारे पास ये कॉइल है, आपने थोड़ा करंट फ्लो करवाया तो धीरे धीरे रोटेट करते हुए जाएगी, पूरा जितना ये रोटेट कर सकती है। ज्यादा करंट फ्लो कराओगे, ज्यादा टॉर्क आएगा तो थोड़ी जल्दी रोटेट कर जाएगी। मगर हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हम जल्दी और धीरे थोड़ी इसका रेट ऑफ रोटेशन थोड़ी मेजर करेंगे कि जल्दी रोटेट कर रही है कि धीरे, ताकि हमें करंट का पता चले। हम चाहते हैं थोड़ा करंट फ्लो कराएं, करंट आई फ्लो कराएं तो इतना डेविएट हो, करंट ट्वाइस आई हो तो डेविएशन डबल हो जाए, करंट थ्राइस आई हो तो डिफ्लेक्शन ट्रिपल हो जाए। तो डिफ्लेक्शन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। तो रिक्वायरमेंट ये है, इसी के लिए हम यूज करते हैं हेयर स्प्रिंग। नाउ दिस हेयर स्प्रिंग, बेटा वर्किंग में ये चीज भी लिखनी है आपको, हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ये टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिफ्लेक्शन के। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस डिफ्लेक्शन को मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि थीटा ऑलरेडी यहां यूज कर चुका हूं, तो फाई से। दिस इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू फाई। हियर k इज कॉल्ड एज टॉर्जनल कांस्टेंट। तो k क्या चीज है? k इज बेसिकली टॉर्जनल कांस्टेंट। तो k इज टॉर्जनल कांस्टेंट। जैसे स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था रीस्टोरिंग फोर्स इज k इंटू एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है, ठीक है, माइनस साइन आता था क्योंकि रीस्टोरिंग है, बाकी न्यूमेरिकली ये k इंटू एक्स है। तो k को हम बोलते थे स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां फोर्स की जगह टॉर्क है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है उसमें। और k जो है वो टॉर्जनल कांस्टेंट है। क्या होता है टॉर्जनल कांस्टेंट? दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा जो कि K × 5 होगा। K क्या है? टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां दो टॉर्क एक्ट करेंगे कॉइल पे। कॉइल जैसे ही रोटेट करेगी, कॉइल पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मान लीजिए यहां पे इसके नीचे एक स्प्रिंग कनेक्ट किया। अगर ये कॉइल रोटेट करना शुरू हुई, जैसे ही कॉइल रोटेट करना शुरू होगी स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, स्प्रिंग में एंगुलर डेविएशन आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब आएगी तो ही स्प्रिंग टॉर्क अप्लाई करेगा। मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करोगे तो फोर्स एक्ट करेगी ना, रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे स्प्रिंग को आप ट्विस्ट करोगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, और जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क। अब मान लीजिए आपने करंट फ्लो कराया, ठीक है, करंट के फ्लो की वजह से इस डायरेक्शन में एक टॉर्क आया, कितना? लेटर से 10 यूनिट। कितना टॉर्क आ गया? 10 यूनिट का, 10 न्यूटन मीटर का। तो करंट फ्लो कराया, करंट की वजह से टॉर्क आया इस पे 10 यूनिट इस डायरेक्शन में। ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। अब नीचे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसे ही ट्विस्ट होगा थोड़ा सा कॉइल डेविएट होगी, टॉर्क एक्ट किया तो कॉइल ट्विस्ट करेगी, कॉइल ट्विस्ट होगी तो नीचे स्प्रिंग ट्विस्ट होगा इसके साथ। जैसे स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट का टॉर्क इधर एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग का टॉर्क इसके ऑपोजिट एक्ट करेगा। लेकिन स्प्रिंग का टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा कि ये कॉइल कितना रोटेट कर रही है, इस फाई की वैल्यू कितनी है। सपोज करंट का टॉर्क था 10 यूनिट, अभी स्प्रिंग में टॉर्क कितना है? 0। थोड़ा सा ट्विस्ट हुई कॉइल, स्प्रिंग ट्विस्ट हुआ तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया 1। करंट का कितना? 10, इसका कितना? 1। तो अभी बैलेंस तो नहीं हुए, ये कॉइल और ट्विस्ट होती जाएगी, और ट्विस्ट, क्योंकि अभी ये टॉर्क ज्यादा है तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ट्विस्ट बढ़ता जाएगा फाई की वैल्यू बढ़ेगी, रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए इस पोजीशन पे आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क भी कितना हो गया? 10, और करंट का टॉर्क भी कितना था? 10। दोनों टॉर्क बैलेंस हो गए तो कॉइल इससे आगे रोटेट नहीं करेगी। स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है? 10। कॉइल का टॉर्क कितना? करंट की वजह से 10। दोनों बैलेंस हो गए तो कॉइल यहीं पे इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगी। इस कॉइल के ऊपर नीडल लगी है तो मीटर पे आप देखेंगे नीडल ने कितनी डिफ्लेक्शन शो की, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सपोज बेटा आपने करंट को डबल कर दिया, करंट को डबल किया तो करंट का टॉर्क डबल हो गया। पहले 10 था, अब कितना हो गया? 20। तो यहां पे ये इक्विलिब्रियम था, करंट का टॉर्क 10 था, रिस्टोरिंग टॉर्क 10 था, इक्विलिब्रियम था। लेकिन आपने करंट डबल किया तो करंट का टॉर्क 20 हो गया, रिस्टोरिंग कितना? 10। तो नेट टॉर्क अभी भी इस डायरेक्शन में है क्योंकि करंट का टॉर्क बढ़ चुका है, तो कॉइल और डेविएट होगी, अब रिस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ेगा। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे रिस्टोरिंग टॉर्क भी 20 हो गया, कॉइल वहीं पे इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगी। और कॉमन सेंस की बात है, जितनी डिफ्लेक्शन पहले थी 10 यूनिट का टॉर्क करंट ने दिया, 10 यूनिट का रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग ने दिया। मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल, वैसे डिग्री रेडियन में नहीं, हम यहां डिविजन्स में मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉइल में मान लो 10 डिविजन्स की डिफ्लेक्शन आई तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बैलेंस हो गया। 10 नहीं, चलो कुछ और लेता हूं, अब आप बोलोगे 10 ही ले रहा हूं। लेट अस से 2 डिविजन्स की डिफ्लेक्शन आई, 2 डिविजन्स की डिफ्लेक्शन आई, करंट का टॉर्क तो 10 था, 2 डिविजन्स की डिफ्लेक्शन पे रिस्टोरिंग टॉर्क भी 10 हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अगर आपने करंट डबल किया तो करंट का टॉर्क हो गया 10 से 20, रिस्टोरिंग टॉर्क अभी भी कितना है? 10, इसको भी 20 बनाना है। कब बनेगा? जब ये फाई डबल हो जाएगा। पहले 2 डिवीजन की डिफ्लेक्शन है, अब ये नीडल 4 डिवीजन की डिफ्लेक्शन जैसे ही शो करेगी, कॉइल और ट्विस्ट होगी और रोटेट करेगी, यहां तक आएगी कॉइल। स्प्रिंग का ट्विस्ट डबल होगा तो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क भी डबल हो गया, तो अब ये 4 यूनिट्स पे जाके इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगी। तो इस तरह हम करंट की रीडिंग ले पाएंगे। समझ आई बात? तो इस हेयर स्प्रिंग का फंक्शन क्या था? ये रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफर कर रहा है। जब दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, कॉइल इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगी। उस स्टेज पे जाके हम मीटर के ऊपर इसकी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट मैं अब यहां से रब कर रहा हूं, थोड़ा मुझे बोर्ड पे स्पेस चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आई होप आप नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किया तो पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए। सो नेक्स्ट बेटा, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही इक्विलिब्रियम एक्वायर किया, मतलब दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर गए, तो हमारा टारगेट था करंट की रीडिंग लेना। तो अब हम करंट की रीडिंग लेने जा रहे हैं कि करंट कितना होगा। सो इन
इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों इक्विलिब्रियम एक्वायर करेंगे, टॉर्क कॉइल रेस्ट पे आ जाएगी उस ओरिएंटेशन पे, इन इक्विलिब्रियम NIAB इज इक्वल टू K इंटू फाई, इजंट इट? देखिए फ्रॉम 1 and 2 दोनों बैलेंस हो रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब अप्लाइड टॉर्क, करंट का टॉर्क और स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दोनों बैलेंस आउट होंगे, तो NIAB मस्ट बी इक्वल टू K फाई, इजंट इट? टारगेट क्या है? टारगेट तो करंट है। सो यहां से देखिए करंट की एक्सप्रेशन क्या आनी चाहिए? करंट की एक्सप्रेशन आ रही है K अपॉन NBA, K अपॉन NBA इंटू फाई। और देखिए K क्या है? स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट, जब आपने स्प्रिंग यूज किया वो फिक्स्ड है, जब आपने गैल्वेनोमीटर बनाया नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए, मैग्नेट एक बार प्लेस कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स होगी, एरिया ऑफ द कॉइल फिक्स होगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं? दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। हर गैल्वेनोमीटर के लिए ये वैल्यू अपनी अपनी फिक्स्ड है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो याद रहेगा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है? K अपॉन NBA। हर गैल्वेनोमीटर के लिए इसकी वैल्यू अपनी अपनी फिक्स्ड है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट? अगर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट गिवन है, डिफ्लेक्शन गिवन है, तो आप करंट की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस। ऑल नहीं, आगे वो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट फंडामेंटल वर्किंग हमारी यहां तक एक्सप्लेन हो चुकी है कि किस तरह से काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी, देन वर्किंग क्या है? करंट फ्लो कराएंगे कॉइल से, तो करंट की वजह से इस पे टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना होगा? NIAB। टॉर्क आएगा तो कॉइल रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो नीचे स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क देगा। इसका रिस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? कितने डिग्री से, कितने एंगल से आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, या कितने रेडियन से। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, कॉइल वहीं रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लेगी। अगर गलती से नीडल थोड़ा आगे चलेगी, गलती से नीडल थोड़ा आगे चलेगी तो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई पे। फाई ज्यादा हो गया तो वापस आ जाएगी। पीछे आ गई तो रिस्टोरिंग टॉर्क कम होगा, करंट का टॉर्क ज्यादा होगा, अपने आप किसी एक पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगी। वहां जब ये कॉइल रुक जाएगी तो ये नीडल भी मीटर के ऊपर कहीं ना कहीं रुकेगी। आप नीडल को देख के, इस मीटर को देख के रीडिंग ले सकते हैं कि करंट की कितनी वैल्यू है। राइट? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। बस इन दोनों को इक्वेट किया तो ये फाइनल करंट की एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। सो करंट इज इक्वल टू K अपॉन NBA इंटू फाई, एंड दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कभी कभी हम इसको G से भी, कैपिटल G से भी डिनोट करते हैं, बट कई बार इसको कैपिटल G की जगह, कई बार कैपिटल G को हम यूज कर लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए। बट एनीवे आप याद रखिएगा इसका मीनिंग क्या है, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो फिलहाल हम इसको G से डिनोट कर रहे हैं। मैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को R विद सबस्क्रिप्ट G से डिनोट करूंगा। ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट इसमें? अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर कितना ज्यादा या कितना कम सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव वर्ड हमने पोटेंशियोमीटर के केस में भी डिस्कस किया था, बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी। ज्यादा सेंसिटिव होने का मतलब है ज्यादा छोटी वैल्यू को रीड करने की एबिलिटी, मतलब लीस्ट काउंट का कम होना, दैट इज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में पहली सेंसिटिविटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? करंट सेंसिटिविटी। Current sensitivity is denoted by I with the subscript S. What is it? It is basically phi upon I. Current sensitivity is phi upon I. That is deflection produced per unit current applied. ये लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, लिख सकते हैं आप। Current sensitivity is deflection produced per unit current. Deflection क्या है? phi per unit current. वैसे तो phi की ऐसा यूनिट बेटा रेडियन होनी चाहिए, बट यहां गैल्वेनोमीटर में हम रेडियन नहीं लेते, ना ही डिग्री लेते हैं, बिकॉज रेडियन डिग्री सब लोगों को समझ नहीं आ सकता। टारगेट सिंप्लीफिकेशन भी रहता है, तो इसकी यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट होगी डिवीजन पर एम्पेयर। क्या यूनिट होगी इसकी? डिवीजन पर एम्पेयर। तो डिफ्लेक्शन जो है वो हम मीटर पे देखते हैं कि मीटर पे कितने डिवीजन की डिफ्लेक्शन आ रही है। सो डिफ्लेक्शन को डिग्री या रेडियन में ना मेजर करके हम किस में मेजर करते हैं? डिवीजन में। सो करंट सेंसिटिविटी क्या है? phi upon I, that is deflection produced per unit current applied.
कॉमन सेंस अप्लाई करें अगर हम, सेंसिटिविटी का मतलब होता है लीस्ट काउंट का कम होना, मतलब पर डिवीजन जो करंट हम रीड कर रहे हैं उसका कम से कम होना। अब मान लीजिए दो गैल्वेनोमीटर है, दोनों गैल्वेनोमीटर से आप सेम करंट फ्लो करवाते हैं, एक का लीस्ट काउंट कम है और एक का लीस्ट काउंट ज्यादा है, मतलब पर डिवीजन, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक गैल्वेनोमीटर पर डिवीजन जो करंट को रीड कर रहा है, पर डिवीजन जो करंट को रीड कर रहा है दैट इज 5 मिली एम्पेयर, और दूसरा गैल्वेनोमीटर पर डिवीजन जो करंट को रीड कर रहा है दैट इज 10 मिली एम्पेयर। तो पहला कितना रीड कर रहा है? 5 मिली एम्पेयर पर डिवीजन, और दूसरा कितना रीड कर रहा है? लेट अस से 10 मिली एम्पेयर पर डिवीजन। एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन पे वो कितना करंट रीड कर रहा है? 10 मिली एम्पेयर। अगर आपने 50 एम्पेयर का करंट फ्लो कराया, कितना करंट फ्लो कराया? 50 मिली एम्पेयर, तो पहला वाला गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन देगा? 10 डिवीजन्स की, क्योंकि पर डिवीजन कितना आ रहा था? 5 मिली एम्पेयर, और दूसरा वाला कितनी डिफ्लेक्शन देगा? 5 डिवीजन की। कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? ये वाला जिसका लीस्ट काउंट कम है, 5 मिली एम्पेयर पर डिवीजन। देखो उसमें डिफ्लेक्शन डबल आ रही है, तो कॉमन सेंस की बात है, जो ज्यादा सेंसिटिव होगा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा आएंगे सेम करंट फ्लो करवाने पे। पोटेंशियोमीटर में भी ऐसा ही बताया था कि दो पोटेंशियोमीटर को आप यूज कर रहे हैं सेम सेल का ईएमएफ डिटरमिन करने के लिए, जो ज्यादा सेंसिटिव होगा उसमें बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पे भी कहा था लीस्ट काउंट कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कम होगा, के कम होगा तो एल बढ़ेगा। तो वैसे ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर में जब स्केल पे डिफ्लेक्शन लेंगे सेम करंट फ्लो कराने पे, तो डिफ्लेक्शन में नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा आएंगी जो ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। तो इसीलिए तो हमने क्या कहा, 5/I, 5 ज्यादा होगा सेम आई फ्लो कराने पे, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी कि नहीं? दैट इज वाई ये फॉर्मूला हमने यूज किया। यहां से अगर आप देखें इक्वेशन 3 से 5/I, तो 5/I की जो वैल्यू है दैट इज 5/I जो है करंट सेंसिटिविटी, दैट कम्स आउट टू बी NBA, दैट इज जस्ट इक्वल टू NBA/K, मतलब दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, NBA/K, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो याद रहेगी करंट सेंसिटिविटी, दैट इज NBA/K। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी सेंसिटिविटी बेटा हम यहां पे डिस्कस करेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो करंट तो तभी फ्लो करेगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो यहां करंट की टर्म्स में ना लेके वोल्टेज की टर्म्स में हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय V विद द सबस्क्रिप्ट S। व्हाट इज इट? इट इज 5/V। इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स को देते हैं तो कितने डिविजन्स की डिफ्लेक्शन आ रही है? दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी SI यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी SI यूनिट होगी डिवीजन पर वोल्ट, इतने डिवीजन पर वोल्ट। सो SI यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिवीजन पर वोल्ट, दैट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज डिवीजन पर एम्पेयर। ये याद रखिएगा। हाँ, यहां पे अगर आप देखें तो ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये क्या थी? 5/V। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या वोल्टेज को लिख सकते हैं हम I/R? तो ये क्या हो गया? 5/I/R, और 5/I क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी। सो इट इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, या फिर आप लिख सकते हैं इट इज NBA/k इंटू R। तो यहां आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक्सप्रेशन भी देखो, वोल्टेज क्या होती है? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज I/R, बट VS इज IS/R, VS इज IS/R। ऐसे रिलेट करेंगे तो दोनों फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, NBA/K इंटू R, करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। SI यूनिट इज डिवीजन पर वोल्ट। आई होप आपको सेंसिटिविटी भी क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दो तरह की सेंसिटिविटी हमने डिस्कस की, करंट सेंसिटिविटी भी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी, राइट। हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, हाउ टू इंक्रीज, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टे फोकस्ड, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, हाउ टू इंक्रीज
सेंसिटिविटी। हम सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो देखें अगर ध्यान से, हम सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए दोनों फॉर्मूले को देखिए। नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग एन। यहां पे कुछ और चीजें बताऊंगा आपको, इसमें स्पेस छोड़िएगा अपनी नोटबुक पे, ये मार्क कीजिएगा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक तो एन को बढ़ा के, दूसरा बी भी न्यूमरेटर में है, बी को बढ़ा के, बीच में स्पेस छोड़िएगा बेटा लिखने के लिए, बाय इंक्रीजिंग बी, बाय इंक्रीजिंग बी। तीसरा, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, बाय इंक्रीजिंग ए। और चौथा, बाय डिक्रीजिंग के, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है के, तो के को डिक्रीज करेंगे तो भी जाके इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो चौथा फैक्टर, चौथा तरीका क्या था हमारे पास? दैट इज बाय डिक्रीजिंग के। ऐसे मटेरियल का स्प्रिंग बनाएं जिसका के कम से कम हो। ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। कॉमन सेंस की बात है, के डिनोमिनेटर में है, के को कम करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एन बी ए न्यूमरेटर में है, इन तीनों में से आप किसी को भी बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जानी चाहिए, है ना? बिल्कुल कॉमन सेंस से क्लियर है अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया। बट ध्यान दीजिएगा, एन के केस में बाय इंक्रीजिंग एन सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बट नॉट बियॉन्ड अ लिमिट। इस पे लिमिट होगी। अब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि आप जितने टर्न्स बढ़ाते जाएंगे सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक ही आप कर पाएंगे। व्हाई? हम चाहते हैं हमारी कॉइल फ्री टू मूव हो, इसका अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल हो। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, कॉइल विल बिकम टू बल्की, कॉइल विल बिकम टू बल्की एंड विल नॉट रिमेन फ्री टू मूव। इसका अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। छोटे मोटे टॉक पे ये डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगी। ठीक है, तो बात समझ आई आपको? बाय इंक्रीजिंग एन, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बट नॉट बियॉन्ड अ लिमिट, बिकॉज इफ एन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ लिमिट, coil will become too bulky and will not remain free to move. इसका moment of inertia बढ़ जाएगा, ये free to move नहीं रहेगी, ये change in rotational motion को oppose करेगी। Got it? तो ये बात समझ आई? मतलब ये रोटेट करते हुए यहां जाएगी, इसको यहां रुकना, ये रुक ही नहीं पाएगी, ये इसको क्रॉस करके बहुत आगे जाएगी। जब आगे से वापस आएगी और काफी देर तक ऑसिलेट करती रहेगी, तो हमारा गैल्वेनोमीटर मतलब हमारा टारगेट था सिंप्लीफिकेशन, अपने काम आसान करना, उल्टा हमारा काम मुश्किल कर देगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय इंक्रीजिंग बी, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना सेंसिटिव आपका गैल्वेनोमीटर होगा, नो डाउट्स। बट अगेन इस पे भी लिमिट है। आप कितना ही स्ट्रांग मैग्नेट चूज करोगे। एल्निको एक मटेरियल है जिसके मैग्नेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब बहुत बड़े साइज का मैग्नेट तो यूज नहीं कर सकते ना, डिवाइस आपका इतना छोटा सा है। अब इतने छोटे से डिवाइस के अंदर कितने ही साइज के मैग्नेट फिट करोगे? ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग बी, नो डाउट्स सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बट नॉट बियॉन्ड अ लिमिट, बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ लिमिट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लोगे तो उसके आगे क्या करोगे? ठीक है, चलिए। बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, अगेन नॉट बियॉन्ड अ लिमिट। बेटा ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बोर्ड पे नहीं लिखे हैं मैंने, तो इसलिए नोट करते जाइएगा साथ साथ में। बिकॉज एरिया ज्यादा होने से एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर एरिया एक लिमिट के बियॉन्ड आप इंक्रीज कर देंगे, सेंसिटिविटी तो बढ़ रही है बट एक प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने अभी कहा था कॉइल बहुत छोटी होती है, स्टार्टिंग में कहा था ना कि डायग्राम में बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी कॉइल होती है। अगर आप गैल्वेनोमीटर को कभी ध्यान से देखेंगे, उसकी नीडल के बेस पे आपको दिखेगी एक छोटी सी कॉइल, बिल्कुल छोटी सी, इस साइज की कॉइल होती है। तो क्या होगा अगर हम एरिया एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ा दें? पहली कंडीशन यहां पे ये थी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा चाहिए? रेडियल। अगर एरिया बहुत ज्यादा होगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मेंटेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी मेंटेन्ड फॉर अ कॉइल ऑफ लार्जर एरिया। मान लो कॉइल का एरिया मैंने इतना बड़ा कर दिया, अब क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि सारी फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन पास करेंगे। कोई फील्ड लाइन इधर से घुसेगी और यहां से निकल आएगी, कोई यहां से एंटर करेगी और कोई यहां से निकल आएगी। तो अगर हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से रेडियल हो तो कॉइल का एरिया बिल्कुल छोटा होना चाहिए, कॉइल बहुत ही छोटी सी होनी चाहिए, ताकि जो फील्ड लाइन एक एंड से एंटर करे पूरे के पूरे प्लेन पे सेम एंगल बनाए। ऐसा ना हो यहां पे एंगल इस तरह से लाइन घुस रही है और यहां से इधर बाहर आ रही है, हर एक पॉइंट पे एंगल अलग अलग हो,
It should not be there. ठीक है? So by increasing area, sensitivity can be increased but not beyond a limit. याद रहेगा ये आपको? लास्ट में आते हैं K. Yes, by decreasing K, sensitivity can be decreased, can be increased. और इस पे कोई लिमिट नहीं है. इस पे आप जितना छोटा K रखेंगे उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी, जितना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. इसीलिए हम जो स्प्रिंग यूज करते हैं, कुछ अलॉयज यूज करते हैं, क्योंकि K की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे. तो फॉस्फर ब्रॉन्ज अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग दीज स्प्रिंग्स बिकॉज इसके स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होते हैं. एज ए रिजल्ट K की वैल्यू कम होती है. जब K की वैल्यू कम होगी तो ये ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनेगा. राइट? आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा. ये फंडामेंटल फॉर्मूले और ये सब चीजें. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कन्वर्जन ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. हाँ जी बेटा, यहां पे एक चीज और जो मैं भूल गया था बताना, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. फिगर ऑफ मेरिट कहीं ना कहीं बेसिकली लीस्ट काउंट होता है. ये जो है ये फिगर ऑफ मेरिट ही है. पर डिवीजन कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, और ये वही है. इट इज I डिवाइडेड बाय फाई, I अपॉन फाई. नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो कितना करंट और कितने नंबर ऑफ डिवीजन की डिफ्लेक्शन आ रही है. पर डिवीजन जो डिफ्लेक्शन आ रही है दैट इज कॉल्ड एज फिगर ऑफ मेरिट. इसको K से भी डिनोट करते हैं, G से भी डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली वही है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं. देखो I अपॉन फाई क्या होगा अगर फाई को यहां ले आओ, so that is equal to K upon NBA. That is called as figure of merit. और figure of merit की SI यूनिट क्या होनी चाहिए? एम्पेयर पर डिवीजन. तो इसकी यूनिट क्या रहती है? एम्पेयर पर डिवीजन. यहां रेडियन इस्तेमाल नहीं करते. SI नहीं है यूनिट बट कॉमन यूनिट है. ठीक है, SI होती तो एम्पेयर पर रेडियन आता है यहां पे, बट यहां पे फाई को डिवीजन के टर्म्स में मेजर किया जाता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था. राइट? सो नोट कर सकते हैं इसको. हाँ जी बेटा, क्विकली बढ़ते हैं आगे. कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है दो डिवाइसेस में, एक एमीटर में दूसरा वोल्टमीटर में. हम कैसे ये कन्वर्जन करेंगे? बिल्कुल सिंपल. अगर अभी तक आप डायग्राम देखें, डायग्राम में यहां दिख रहा है कि यहां मैंने उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में अगर स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस कम करनी है इसकी. एक एक करके सारी चीजें समझ आएंगी. फिलहाल जैसे बता रहा हूं इसको फॉलो करते जाओ. पैरेलल में एक छोटी सी शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन जाएगा. छोटी शंट. यहां पे सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस, वहां पैरेलल में, यहां सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टमीटर बनेगा. दैट्स इट, दिस इज द कन्वर्जन. गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए छोटी सी शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे. बस इतना सा काम. क्या ये आप याद रख सकते हैं? यस और नो? चलिए अब इसके लॉजिक्स पे आते हैं. हमने ऐसा क्यों कहा? पहली चीज, उसके लिए बेसिक पे आते हैं. एमीटर क्या मेजर करता है? करंट. जब करंट मेजर करता है तो इसको भी कनेक्टेड इन सीरीज, गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिस पाथ पे आपको करंट मेजर करना है. तो भाई गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, ये भी करंट मेजर करता है. आखिर दोनों में फर्क क्या है? गैल्वेनोमीटर बना है बेटा स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए और ये बना थोड़े लार्ज करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए. मतलब सीधा सा ये हो गया, गैल्वेनोमीटर की रेंज स्मॉल है और हमारे एमीटर की रेंज ज्यादा. सिंपल शब्दों में कहूं, हमें बस इसकी रेंज बढ़ानी है. जहां ये 10 मिली एम्पेयर या 100 मिली एम्पेयर करंट तक को रीड कर पा रहा था, अगर हमें 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर का करंट रीड करना है तो इसमें क्या चेंज लाएंगे? जब ज्यादा करंट को रीड करना हो, बड़े करंट को रीड करना हो, तो उसे हम कहते हैं एमीटर. प्रैक्टिकली लैब में जब आप देखेंगे तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में एक डिफरेंस और दिखेगा आपको. एमीटर का स्केल इस तरह से होगा, इसका 0 यहां पे होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर के केस में इसका 0 सेंटर पे होता है. ये स्केल इस तरह से, मान लो ये 30 डिवीजन है, इस साइड भी 30 होंगी, इस साइड भी 30 होंगी. तो मतलब गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट भी रीड करता है और करंट की डायरेक्शन भी बताएगा. इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं जिनके अक्रॉस हम करंट सप्लाई कराते हैं.
अगर करंट इधर से उधर फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट आएगी, अगर करंट वहां से यहां आ रहा है तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी। सो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है, और एमीटर सिंपली मैग्नीट्यूड इसमें फिक्स्ड है भाई, ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इससे कनेक्ट करना, नेगेटिव इससे कनेक्ट करना, ये सिंपली करंट रीड करेगा। ये एक प्रैक्टिकल सा डिफरेंस है जो देखने में दिखता है आपको, बट फंडामेंटल वही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो कॉइल की ओरिएंटेशन पे आप जीरो कहां पे रखें। इंपॉर्टेंट है करंट ज्यादा रीड करना है, ठीक है, करंट ज्यादा रीड करना है। सबसे पहले दोनों केसेस में सपोज IG क्या है, आप देखेंगे डायग्राम में मैं IG दिखा रहा हूं, यहां पे भी करंट IG है, वहां पे भी नीचे गैल्वेनोमीटर से करंट IG पास कर रहा है। इसे हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा इतना करंट रीड कर सकता है, इतना करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन फुल स्केल की आएगी। दिस इज कॉल्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर विद अ सबस्क्रिप्ट G, यहां पे भी लिखा है और यहां पे भी मैंने लिखा है। तो ये क्या है, दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। चूंकि गैल्वेनोमीटर भी एक कॉइल से बना, उस कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, तो दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए अब हमें ज्यादा करंट रीड करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर ज्यादा करंट आपको रीड करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए? रेजिस्टेंस बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए? कम करनी चाहिए ना, तो इसलिए तो हमने पैरेलल में शंट लगाई है, रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कम होती हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टर्स का, उन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, उन सब में से जो सबसे छोटी है ना रेजिस्टेंस, उससे भी कम होगी। मान लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो उनका पैरेलल इक्विवेलेंट पक्की बात है 1 ओम से भी कम आ रहा होगा, जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी कम। जितना ज्यादा रेंज का एमीटर चाहिए उतनी छोटी इसकी रेजिस्टेंस चाहिए हमें, मतलब उतनी छोटी हम शंट इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, जितनी ज्यादा रेंज का एमीटर उतनी छोटी शंट, याद रहेगा। अभी फॉर्मूले पे भी आ जाएंगे, फॉर्मूले भी यही चीज आपको क्लियर करेंगे। यहां पे देखते हैं वोल्ट मीटर, तो बेटा वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज रीड करना, पोटेंशियल डिफरेंस रीड करना, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए। और इसको हम कहां कनेक्ट करते हैं? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसको वोल्टेज रीड करनी है। मान लो आपको चेक करना है पंखे को, बल्ब को, एलईडी को कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो आपको उसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ना कि सीरीज में, क्योंकि सीरीज में V डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में V सेम होता है। तो पंखे को जितना V मिल रहा है उतना ही V गैल्वेनोमीटर रीड कर पाएगा अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पैरेलल, आपके घर में सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब वोल्ट मीटर लोगे तो आपके घरों में जो भी प्लग्स वगैरह जहां आप कनेक्ट करते हैं उन शूज के अंदर, आप उन सॉकेट्स के अंदर डायरेक्टली वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं, अगर वो AC वोल्ट मीटर है तो ये ध्यान रखिएगा। वरना DC वोल्ट मीटर है तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू वो दे सकता है, ठीक है। जिस डिवाइस के अक्रॉस, कोई मोटर है, टॉय मोटर है, उस टॉय मोटर को कितनी वोल्टेज सप्लाई आ रही है, उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा कि नहीं? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कॉइल डैमेज हो जाएगी, क्योंकि है क्या, एक ऑर्डिनरी कॉइल ही तो है इसमें, वो भी कॉपर की कॉइल है, कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल है, लो रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही लो रेजिस्टेंस वाला मटेरियल वहां कनेक्ट करोगे तो एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर की कॉइल डैमेज हो सकती है। समझ आई बात? तो इसीलिए हमें इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत है। रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट कम हो जाएगा कि नहीं? अगर आप, कॉमन सेंस की बात है, पैरेलल में तो कनेक्ट करना है इसको वोल्ट मीटर को, तो हमें वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई चाहिए, वरना क्या होगा, एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा। चूंकि हमें रेजिस्टेंस बढ़ानी है, इसलिए इस केस में एक रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा रहे हैं। जितनी ज्यादा रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है उतनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी। तो फंडामेंटल डिफरेंस याद रहेगा, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में शंट, जितनी ज्यादा रेंज का एमीटर उतनी छोटी शंट। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा रेंज का वोल्ट मीटर उतनी हाई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करनी है। आई होप ये चीज याद रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कितनी शंट हम कनेक्ट करें, पहले इस पे आते हैं, एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर यहां पे आते हैं, इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कितनी आर की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ शंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर।
जो हम एमीटर बनाने जा रहे हैं वो कितनी रेंज तक के करंट को रीड कर सकता है। सपोज दैट इज 0 एम्पेयर से लेकर आई एम्पेयर, 0 से लेकर आई एम्पेयर, मतलब कितना करंट ज्यादा से ज्यादा वो रीड कर सकता है, आई। पहले करंट IG आने पे इसके गैल्वेनोमीटर के स्केल में फुल डिफ्लेक्शन आ रही थी, अब करंट आई एम्पेयर, ज्यादा करंट आएगा तो फुल डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो हमने देखो इसमें से तो IG से ज्यादा नहीं जा सकता, तो बचे हुए करंट के लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे दिया, क्योंकि अब ज्यादा करंट फ्लो करवाना है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहले मैंने बोला रेजिस्टेंस कम करनी है, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, भाई ज्यादा करंट फ्लो कराना है, इस गैल्वेनोमीटर से तो ज्यादा फ्लो कर नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे देंगे इस करंट को फ्लो करने के लिए। जितना ज्यादा करंट उतनी छोटी शंट, ताकि ज्यादा करंट इधर से फ्लो करे, ठीक है। आई एम सॉरी। तो देखिए बेटा, ये तो आपको याद रहेगा कि शंट को पैरेलल में कनेक्ट करना है, ये भी याद रहेगा टोटल करंट आई है, IG यहां से फ्लो करेगा तो I माइनस IG यहां से फ्लो करेगा, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ये शंट रेजिस्टेंस है। तो शंट को कहां कनेक्ट किया है, पैरेलल में। कहां कनेक्ट किया है शंट को, पैरेलल में। शंट कहां कनेक्टेड है, पैरेलल में, याद रहेगा। पैरेलल में क्या सेम होता है, V, वेरी गुड। सो हम ये कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज अक्रॉस शंट सेम होगी। इन पैरेलल V इज कांस्टेंट, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या है, IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट, वहां से करंट कितना है, I माइनस IG इंटू S, सिंपल। तो S की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, S शुड बी इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सिंपल। तो ये रिलेशन आप डायरेक्टली यूज करके आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू की आप शंट यूज करेंगे टू मेक एन एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। और देखिए फॉर्मूला भी यही कह रहा है, IG फिक्स्ड है, RG पहले से फिक्स्ड है। जितना ज्यादा I होगा, I डिनोमिनेटर में है ना, जितना ज्यादा I होगा उतना कम S। ज्यादा रेंज का एमीटर बनाने के लिए आपको छोटी शंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, राइट। हाँ, अब अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर डिटरमिन करना, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर RA, चूंकि दोनों पैरेलल में, ये मैं ना भी लिखूं फॉर्मूला तो कॉमन सेंस से आपको क्लियर है। सो पैरेलल में दो रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 R2 RG इंटू S अपॉन RG प्लस S, और ये जो वैल्यू होगी ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस RG से बहुत कम होगी, रेजिस्टेंस हमें कम करनी थी, तो याद रहेगी ये चीजें आपको। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इफ I is much larger than IG, then I minus IG is equivalent to just I. IG को डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करेंगे तो therefore shunt is equal to IG upon I into RG। ये फॉर्मूला कहां पे यूज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, क्योंकि वहां 4 ऑप्शंस गिवन है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करें, जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर आप उसको मार्क कर दीजिए, क्योंकि I माइनस IG करना फिर डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सीधा IG अपॉन I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अपॉन एमीटर की रेंज, जितनी रेंज जितना करंट मेजर करने के लिए आपको एमीटर बनाना है, इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। आई होप ये चीज समझ आई होगी। चलिए एक थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये एक गैल्वेनोमीटर था, अभी मैं उस कंसर्न को छोड़ देता हूं कि इसकी नीडल का जीरो कहां पे, मैं यही मानता हूं फिलहाल जीरो इसका यहां पे है, ये इसकी लास्ट डिवीजन है, ठीक है। जब ये नीडल यहां पे आती है, लेट अस से ये कितना करंट रीड करता है, ये इस लास्ट डिवीजन पे करंट जो रीड कर पा रहा है दैट इज 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आपने इसको एमीटर में कन्वर्ट कराना है, एमीटर जो कि ज्यादा से ज्यादा कितना करंट रीड कर सकता है, 1 एम्पियर। कितना करंट रीड कर सकता है, 1 एम्पियर। तो आपने मीटर पे भी कैलिब्रेशन चेंज करनी है, जहां आपने 10 मिली एम्पियर लिखा था उसकी जगह आप मीटर पे क्या लिख देंगे, 1 एम्पियर। मतलब अब जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो नीडल यहां पे आएगी, और इसके अंदर क्या आ रही है, तो बाहर से देख रहे हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया तो अब फुल स्केल की डिफ्लेक्शन आ रही है, तो मीटर पे कैलिब्रेशन बदल देंगे, 10 मिली एम्पियर की जगह 1 एम्पियर लिखेंगे, राइट।
लेकिन अंदर हो क्या रहा है, जब अब आपने 1 एम्पेयर का करंट यहां से फ्लो करवाया 1 एम्पेयर, तो इन रेजिस्टेंस की रेशो कुछ ऐसी है कि 10 मिली एम्पेयर यहां से गया और 990 मिली एम्पेयर अपने आप यहां से फ्लो करेगा। गैल्वेनो अंदर देखा जाए उस कॉइल से, गैल्वेनोमीटर के कॉइल से वही 10 मिली एम्पेयर ही फ्लो कर रहा है, इसलिए वो उतनी ही डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसके बीच में हमने कुछ ऐसा सेटअप बना दिया पैरेलल में, ऐसा एक नया पाथ क्रिएट किया कि बाकी बचा हुआ करंट इस पाथ से फ्लो कर गया। सपोज अब आप इस जब आपने एमीटर बना दिया, अब आप इसमें से 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो कराते हैं तो नीडल सेंटर में आएगी। पहले इसी जगह पे क्या कैलिब्रेशन होनी थी 5 मिली एम्पेयर, अब आप उसको लिखेंगे 0.5 एम्पेयर। तो जब आप ऐसा करवा रहे होंगे तो अब जब आप 0.5 एम्पेयर का करंट मतलब 500 मिली एम्पेयर का करंट यहां से फ्लो करवाएंगे तो उसमें से 5 मिली एम्पेयर यहां फ्लो कर रहा होगा, 495 मिली एम्पेयर यहां से फ्लो कर रहा होगा। ये इसके अंदर की कहानी है, आप इसको विजुअलाइज कीजिए। राइट, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर पे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ऑलरेडी कह चुका हूं वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ानी है, हमने एक हाई रेजिस्टेंस आर इसके साथ कनेक्ट कर दी सीरीज में। अब इस आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए डिपेंड करता है कि रेंज ऑफ आर वोल्ट मीटर क्या है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर हम बनाने जा रहे हैं कितने वोल्ट तक की वोल्टेज को रीड करना है। सपोज दैट इज 0 से लेकर V वोल्ट। अब V वोल्ट का सप्लाई दोगे तो जाके IG करंट फ्लो करेगा इसमें से, तो पक्की बात है V मस्ट बी इक्वल टू करंट तो IG ही रहेगा क्योंकि सीरीज में है, इसमें से IG से ज्यादा करंट फ्लो कर नहीं सकता। तो इनटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या RG प्लस जो आपने एक्सटर्नल R यूज किया ये वाला, इसकी रेजिस्टेंस प्लस इसकी। टारगेट है R की वैल्यू डिटरमिन करना। इस IG को नीचे ले आओ, V अपॉन IG, दिस इंप्लाइज दैट V अपॉन IG इज इक्वल टू RG प्लस R। That simply means R is equal to V upon IG minus resistance of the galvanometer. Got it? समझ आई ये बात? So that is V upon IG minus resistance of galvanometer. तो इससे आपको पता चल जाएगा कितना रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू का R आप यूज करोगे सीरीज में, ताकि आप V वोल्ट को रीड करने के लिए 1 वोल्ट मीटर आप डिजाइन कर पाएं। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी बेटा सबको। ठीक है, हाँ यहां पे भी अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो या R ऑफ वोल्ट मीटर निकालना हो तो वो क्या है R प्लस RG, दैट्स इट। बिकॉज दोनों सीरीज में है तो दैट इज R प्लस RG। सो बेटा जी दिस इज ऑल इन गैल्वेनोमीटर। कन्वर्जन भी हमने डिस्कस की, सब चीजें इसी के अंदर हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, अगर रिपीट भी करना पड़े तो कर लीजिए, अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाइए, बहुत काम आएंगे ये नोट्स आपके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सेंड करता हूँ, अटेम्प्ट कीजिए, जहां प्रॉब्लम रहती है फिर आप डिस्कस कीजिए। यस, एक चीज मुझे याद आ गई बेटा, मैंने सेंसिटिविटी के साथ ये चीज आपको डिस्कस करनी थी आपसे, बट मैं भूल गया, तो चलिए मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। क्या कोई ऐसा तरीका है, चलिए ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होता है यू विल ऑल आंसर, और इससे मुझे पता चल जाएगा कौन वीडियो लास्ट तक अच्छे से देख रहा है। हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये तो आपको समझ आ गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इज देयर एनी मेथड इन विच current sensitivity is increased but voltage sensitivity remains same? Is there any method in which current sensitivity is increased but voltage sensitivity remains same? तो आपको ये आंसर करना है मुझे मेरे व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं। एक ऐसा तरीका, कोई ऐसा तरीका जिससे आप गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी तो बदलें लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी की उतनी बनी रहे। करंट सेंसिटिविटी तो बदले बट वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बदले। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आज के लिए, तो फटाफट आंसर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।